ठीक है। एक्नी स्किन का एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हेयर फॉलिकल, जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं जहां से बाल निकलता है, वो फॉलिकल्स आमतौर से प्लग कर जाते हैं। और प्लग करते हैं यानी कि वो बंद हो जाते हैं, वो प्लग कर जाते हैं। और वो प्लग किस चीज से होते हैं? तो वहां पर कुछ ऑयल आकर के जम जाता है, वहां पे मरे हुए स्किन के सेल्स आके जम जाते हैं और उस पोर्स को, उस फॉलिकल्स के एरिया को जहां पर से एयर निकलता है, वो एरिया प्लग हो जाता है, वो बंद हो जाता है। और वो जब बंद हो जाएगा तो उस कंडीशन में एक्नी जैसा प्रॉब्लम डेवलप करता है। ठीक है। इसको आमतौर से अक्सर हम लोग व्हाइट हेड और ब्लैक हेड या पिंपल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ है व्हाइट हेड, व्हाइट हेड, ब्लैक हेड और पिंपल्स। ठीक है। ब्लैक हेड में क्या होता है कि ये जिस चीज में ब्लॉक करता है उसके अंदर जो है ब्लैक ब्लॉकेज होगा, और जो व्हाइट हेड होगा उसमें व्हाइट जैसा ब्लॉक करेगा। तो एक कहलाता है व्हाइट हेड, दूसरा कहलाता है ब्लैक हेड। ठीक है। और तीसरा पिंपल्स के नाम से हम लोग जानते हैं। आप देखिएगा अक्सर किसी के जो नाक जो होता है ना यहाँ पे, तो कुछ ब्लैक हेड्स रहते हैं जो पिंपल्स में अमूमन कन्वर्ट नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रेस करने से लंबा सा ब्लैक सा निकलता है। ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लैक हेड कहते हैं। ठीक है। तो उसको हम लोग ब्लैक हेड कहते हैं, जिसमें से व्हाइट निकलेगा उसको व्हाइट हेड कहेंगे। आमतौर से पिंपल्स जैसी चीज चेहरे पे, है ना, फेस पे, फोरहेड पे, चेस्ट पे, ठीक है, चेस्ट पे, अपर बैक और शोल्डर पे हो जाती है। ठीक है। ये जो डेवलप करता है, इस तरह का घाव जो डेवलप करता है, ये चेहरे पे होगा, माथा पे होगा, चेस्ट पे होगा, बैक साइड में होगा और इवन शोल्डर में भी हो जाता है। ठीक है। एक्नी एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है जो टीन एजर्स में होता है, जो टीन एजर्स में होता है। ठीक है। तो 13 से लेकर के 19, है ना, ये सारा जो है टीनेजर्स हो गया। उसके बाद ये देखिए 25 में भी, 20 में भी, ये कंटिन्यू रहता है। और ये इफेक्ट करता है किसी भी उम्र के, दाउ इट इफेक्ट्स पीपल ऑफ ऑल एजेस। ठीक है। ये कॉमनली प्यूबरिटी के समय इस तरह का प्रॉब्लम डेवलप करता है। ठीक है। हेलो। ये प्रॉब्लम प्यूबरिटी के टाइम में सबसे ज्यादा डेवलप करता है, यानी कि जैसे ही प्यूबरिटी का टाइम आ जाता है, एज आता है ना, बॉयज में या गर्ल्स में, तो उसके चेहरे पे छोटे छोटे पिंपल्स डेवलप करने लगते हैं। ठीक है। ये वो वक्त होता है जब सिबिशियस ग्लैंड एक्टिवेट होता है। शरीर में कौन सा ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है? सिबिशियस ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है। और इसके अंदर से जो सीबम निकलता है ना, ये ऑयली टाइप का होता है ना। लेकिन ये किसी भी एज में हो जाता है। ये देखा जाए तो ये बीमारी डेंजरस नहीं है। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ये वाला केस सबसे ज्यादा आता है, चर्म रोग विशेषज्ञ के पास। ठीक है। लेकिन ये डेंजरस नहीं है, लेकिन ब्यूटी को खराब करने वाली चीज है, यानी कि चेहरा का लुक खराब होगा, कॉन्फिडेंस के लेवल में भी थोड़ी कमी आ जाती है इस वजह से। ठीक है। इसलिए ये ऐसा इसलिए होता है कि जब ये ठीक भी हो जाता है तो चेहरे पे स्कार, इसका जो दाग होता है वो बचा रह जाता है। ठीक है। ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, जो सेबेशियस ग्लैंड है वो क्या करता है? प्रोड्यूस करता है तेल, और जो तेल को वो प्रोड्यूस करता है ना, उसकी वजह से ब्लॉकेज होना
संभव है। ठीक है, तो ये ग्लैंड प्रोड्यूस करता ऑयल, और वो ऑयल तभी होता है जब ये ग्लैंड एक्टिवेट कब होता है कि वो ऑयल का प्रोडक्शन कर सके, तो जब पुरुष का हार्मोन प्रोड्यूस होता है या महिला का हार्मोन प्रोड्यूस होता है। कहां से प्रोड्यूस होता है? एड्रेनल ग्लैंड से। ठीक है ना? ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड कहां पे होता है? एड्रेनल ग्लैंड कहां पे होता है, किससे पूछेंगे? चलिए दीपक कुमार बताइए, एड्रेनल ग्लैंड कहां होता है? किडनी के ऊपर होगा ना, है ना? किडनी के ऊपर होता है ना सर? किडनी के ऊपर जो हाँ हाँ, सही सही, तो सही बात है। तो किडनी के ऊपर में एक ग्लैंड होता है, इस तरह का लगता है, इसके ऊपर ये कैप पहनी हुई है। ठीक है, तो इसको हम लोग सुपर रीनल ग्लैंड भी कहते हैं, और ये अपने अंदर से हार्मोन का सिक्रीशन करता है जब प्यूबरिटी का एज आता है, और इसके सिक्रीशन की वजह से यहां पर ऑयल का सिक्रीशन ज्यादा होने लगता है। अब हम लोग कॉज की बात करते हैं, मेन मुद्दा पे आते हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पे कॉज की चर्चा करेंगे। कारण क्यों होता है? इंसान का, मनुष्य का जो स्किन होता है ना, वो पोरस होता है, उसमें छेद होते हैं, और पोरस होने के अलावा वो कनेक्ट होते हैं ऑयल ग्लैंड से। हमारे चमड़े में क्या होता है? तेल निकालने वाली ग्रंथियां होती हैं, है ना, जो हमारे स्किन में होती हैं। ठीक, फॉलिकल्स जो कनेक्ट करता है ग्लैंड से या पोर्स से, उसमें जो फॉलिकल्स होता है, कौन? हेयर फॉलिकल्स, उसका कनेक्शन ग्लैंड से और पोर्स से रहता है। ठीक है, फॉलिकल काफी छोटी होती है, स्मॉल होती है। फॉलिकल कैसी होती है? छोटी होती है। ठीक है, फॉलिकल्स आर स्मॉल, सैक, सैक के जैसा अपीयरेंस होता है, छोटा सा होता है। ठीक है, हेयर फॉलिकल्स कुछ इस तरह की होंगी, और इसमें से हेयर निकलेगा। ठीक है ना, तो ऐसा करके यहां पे बना देते हैं, यहां से हेयर निकला, तो इट प्रोड्यूस एंड सिक्रीट लिक्विड। ये सिक्रीट भी करती है और प्रोड्यूस करती है क्या चीज को? तो ये लिक्विड को निकालती है, तरल पदार्थ को निकालती है, और वो तरल पदार्थ क्या होगा? वो ऑयल होगा। ठीक है, ये असल में ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो ऑयली लिक्विड के फॉर्म में आता है, जिसको हम लोग सीबम के नाम से जानते हैं। ये जो ऑयल है जिसका सिक्रीशन होने वाला है, उसको हम लोग सीबम कहते हैं। सीबम अपने साथ बहुत सारे मरे हुए स्किन के सेल को भी निकालने लगता है। उस मरे हुए सेल्स स्किन के उस ऑयल में मिले हुए हैं। ठीक है, और वो निकलेगा कहां से? तो हेयर फॉलिकल्स के पैसेज से वो निकलने की कोशिश करेगा, है ना। कहां पे निकलने की कोशिश करेगा? चमड़े के सरफेस पे, चमड़े के सरफेस पे निकलेगा, हेयर फॉलिकल्स से वो निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है, ठीक है। अब बोलिएगा कि हेयर्स का मतलब जरूरी नहीं है कि जो एकदम विजिबल हो, हल्का हल्का रुआ भी होता है, वो भी हेयर फॉलिकल उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सरफेस ऑफ स्किन, ए स्मॉल हेयर ग्रोज थ्रू द फॉलिकल आउट ऑफ स्किन। हेलो, तो जो छोटा सा बाल होता है वो कहां से निकलता है? फॉलिकल से निकलता है, और निकल के चमड़े के ऊपर से आपको दिखाई देता है। ठीक, चलिए, पिंपल्स ग्रो, पिंपल्स तब होता है, ध्यान रहे ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पिंपल्स कब होता है? पिंपल्स तब होता है जब फॉलिकल ब्लॉक कर जाए, जब हेयर फॉलिकल ब्लॉक कर जाए। चलिए मैं हेयर फॉलिकल को दिखाता हूं। ये क्या है कि एक हेयर फॉलिकल है, और ये सुबिशियस ग्लैंड से कनेक्टेड है, देख रहे हैं
अभी मैं फोटो में इसको समझाता हूं। ठीक, अब आप देख रहे हैं कि इसका कनेक्शन सुबिशियस ग्लैंड से है। ठीक, एक मिनट। सुबिशियस ग्लैंड से है। ठीक, सुबिशियस ग्लैंड अपने अंदर से क्या निकालेगा, सीबम को निकालेगा इधर से। ठीक है, और इसका कनेक्शन कहां, ये देखिए सीबम को, ये कहां से, ये देखिए बाल निकला हुआ है हेयर फॉलिकल से, तो साथ में सीबम जो है बाहर निकल रहा है। यहां से क्या हो रहा है, सीबम जो तेल है यहां से बाहर निकलेगा और चमड़े के सरफेस पे ये आ जाता है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे आपको हेयर दिखाई दे रहा है, स्किन सरफेस है, इसमें से सीबम निकल रहा है और ये कनेक्शन एक दूसरे का मिला हुआ है। ये फॉलिकल्स आपको दिखाई दे रहा है जहां पर हेयर का कनेक्शन और उससे सुबिशियस ग्लैंड का भी अटैचमेंट है। तो जहां पर से बाल निकलता है उस वहीं पर से हल्का हल्का तेल भी निकलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग वापस आते हैं वहीं पे। वहीं पे आने के लिए मुझे इसको पहले क्लियर कर देना होगा और हम लोग आ गए। ठीक है, तो पिंपल्स ग्रोथ तब होता है जब उस वो हेयर फॉलिकल ब्लॉक कर जाए, वो हेयर फॉलिकल क्या होगा, बंद हो जाए, बंद हो जाए। एंड ऑयल बिल्ड्स अप स्किन, और स्किन को वो जाम कर दे। तो अब उसके अंदर क्या क्या मौजूद हो गया, अब देखिए आप जानते हैं कि सीबम के साथ मरा हुआ सेल भी है। सीबम के साथ क्या है, मरा हुआ सेल भी है, स्किन के मरे हुए डेड सेल्स भी मौजूद होंगे सीबम में मिक्स, और हेयर भी वहां पर जाकर के जम जाएगी, उसकी भी क्लंपिंग हो जाएगी। ठीक है ना, और सब मिलकर के एक प्लग बना लेगा, रास्ता को बिल्कुल ब्लॉक कर देगा। अब हेयर का भी ग्रोथ नहीं हो सकता। अब ये जो प्लग बना है, ये जो प्लग बना है सीबम की वजह से, है ना, और हेयर फॉलिकल्स भी वहां पर और जाम कर दिया, मिल करके रास्ता जब प्लग हो गया, बिल्कुल ब्लॉक हो गया, अब नया सीबम वहां से नहीं निकल सकता है क्योंकि वो ब्लॉक हो चुका है। तो वहां पर क्या होगा कि इंफेक्शन लग जाएगा। वहां पर क्या चीज से इंफेक्शन लगेगा, तो वो बैक्टीरिया से इंफेक्शन लगेगा। और उसका जो बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से एक्न्स होता है, उस बैक्टीरिया को हम लोग पी एक्नी, है ना, एक्नी कहते हैं, जिसकी वजह से एक्नीज होता है, तो उसको हम लोग पी एक्नी के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्नीज। ठीक है, ये बैक्टीरिया हमारे चमड़े पे मौजूद होता है, हमारे फेस पे भी मौजूद होगा। तो ये बैक्टीरियल इंफेक्शन लगने से स्वेलिंग हो जाती है और वहां पर पिंपल स्टार्ट हो जाता है डेवलप करना, है ना। उसके बाद प्लग बिगन टू ब्रेक डाउन, और प्लग जो है वो फट जाता है, वो क्या होता है, ब्रेक डाउन कर जाता है। ठीक है, लेकिन वहां पर क्या हुआ, एक डेवलप तो कर गया, पिंपल तो डेवलप कर गया। ठीक है, पी एक्नीज इज द नेम ऑफ बैक्टीरिया डिट लिव ऑन द स्किन, वो चमड़े के ऊपर मौजूद रहता है, एंड कंट्रीब्यूट्स द इंफेक्शन ऑफ पिंपल, और पिंपल के इंफेक्शन को पैदा करने में मदद करता है और ये डेवलप हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे रिसर्चर का ये कहना है कि ज्यादातर सिवियरिटी, जो ये सिवियरिटी हो या फ्रीक्वेंसी हो एक्नी की, वो डिपेंड करता है स्ट्रेन पर भी बैक्टीरिया के, है ना। और हर एक्नी के बैक्टीरिया की वजह से पिंपल्स नहीं डेवलप करता है। ठीक है, तो ऐसा भी होता है कि ब्लैक हेड्स मौजूद हैं, व्हाइट हेड या ब्लैक हेड, लेकिन वो पिंपल में कन्वर्ट नहीं किए, तो स्किन पिंपल फ्री रहेगी। ठीक है, ये तो हो गई भाई किस तरह ये बीमारी डेवलप करती है,
ब्लॉकेज किस तरह होता है? सीबम से डेड सेल्स और हेयर्स मिल करके आपस में रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं, पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं, और वो बस्ट करके वो आगे चल के बस्ट करता है इन्फेक्शन लगने के बाद, और एक पिंपल में डेवलप कर जाता है। अब हम लोग आगे आते हैं कि हार्मोनल फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है पिंपल को डेवलप करने के लिए। वो हार्मोनल फैक्टर्स क्या है, इसको भी आपको समझना है। यानी कि ये जो उम्र होती है तो हार्मोन में क्या होता है कि चेंजेस होता है, ठीक है ना, हार्मोनल चेंज जो बॉडी में होता है। और इवन महिलाओं में या गर्ल्स में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उस समय में भी बहुत अल्टरेशन होने लगता है। उन लोगों में भी ये देखिएगा कि उन लोगों को भी पिंपल्स का प्रॉब्लम डेवलप कर रहा है। आइए आगे देखते हैं, रेंज ऑफ फैक्टर ट्रिगर्स एक्नी। एक्नी का कौन कौन ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से ये एक्नी होती है, ठीक है, और वहां पर मेन कॉज क्या है जिसकी वजह से, बट मेन कॉज इज थॉट, लेकिन यहां पर यह माना जाता है कि मेन कॉज है हार्मोनल फैक्टर भी, जिसमें क्या होता है कि एंड्रोजन का लेवल जो है, हार्मोन में एंड्रोजन का लेवल हाई हो जाता है, ठीक है। एंड्रोजन क्या है? एक तरह का हार्मोन है, और ये इसका लेवल रेज करता है। जब एंड्रोजन बिगिंस करेगा महिलाओं में, ये कन्वर्ट करता है एस्ट्रोजन में, और उसकी वजह से ट्रिगर कर देता है कि एक्नी हो, ठीक है। इसलिए कि ये जो हार्मोन है ये स्टिमुलेट करता है सुबिशियस ग्लैंड को कि वो ज्यादा से ज्यादा सीबम को बाहर निकाले, और उसके सीबम में अगर ज्यादा डेड सेल्स होंगे तो ब्लॉकेज होने का चांसेस बनता है, ठीक है। अब आगे आते हैं, राइजिंग एंड्रोजन लेवल कॉज ऑयल ग्लैंड अंडर द स्किन टू ग्रो। एक चीज और होती है कि एंड्रोजन के लेवल बढ़ने की वजह से ग्रंथियां की मात्रा भी बढ़ती है ना। एंड्रोजन के लेवल की वजह से ऑयल ग्लैंड जो होते हैं, जिसको हम लोग सीबेशियस ग्लैंड कहते हैं, वो ज्यादा एक्टिव भी होता है और ज्यादा डेवलप भी करने लगता है चमड़े के अंदर। जो ग्लैंड बड़ा हो जाता है वो ज्यादा से ज्यादा सीबम को निकालना, प्रोड्यूस करना चालू करता है। तो हार्मोन के कारण ये ग्लैंड्स बड़े हो जाते हैं और ज्यादा सीबम की सिक्रीशन करते हैं। एक्सेसिव सीबम जो है वो ब्रेक डाउन करेगा सेल के वॉल को, सेल की जो दीवार है उसको डायरेक्ट वो फाड़ देगा। ज्यादा निकलेगा तो कैसे निकलेगा भाई, उसमें उतना स्पेस होना चाहिए ना। तो सेल्यूलर वॉल को, सेल की जो दीवार होती है उसको फाड़ेगा भी, और पोर्स बना लेगा इन द पोर्स कॉजिंग बैक्टीरिया ग्रो, और वो जो पोर्स बनाएगा वहां पर बैक्टीरिया ग्रो करने लगेगा और इन्फेक्शन होगा और एक्नी जैसा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इसके अलावा हार्मोन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसके अलावा भी कोई कोई फैक्टर है। अदर पॉसिबल फैक्टर्स में कुछ ऐसे मेडिकेशन हैं जो अपने अंदर एंड्रोजन और लिथियम को रखे हुए हैं, तो ये ड्रग इंड्यूस्ड भी हो सकता है। कुछ दवा के सेवन में हार्मोनल ड्रग आप लेते हैं तो हार्मोन बढ़ जाएगा और उसकी वजह से सुबिशियस ग्लैंड भी साइज में बढ़ेंगे और इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरे साइड प्लग करने में बहुत सहायता करेगा ग्रीसी कॉस्मेटिक। चेहरे में खूब तेल लगाइए, पॉलिश कीजिए, तो उसके वजह से भी हो सकता है। हार्मोनल चेंज मैंने बताया, और इमोशनल स्ट्रेस, बहुत ज्यादा इमोशनल होकर के का जो दबाव है, इमोशनल स्ट्रेस जो है, उसके वजह से भी पिंपल्स का ग्रोथ होता है। और मेंस्ट्रुएशन भी एक फैक्टर है जिसमें हो सकता है, ठीक है। ये सब चीज ट्रिगर करता है, यानी कि इसकी वजह से पिंपल और तेजी हो सकता है। आइए देखिए ट्रीटमेंट क्या क्या होगा। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है परसिस्टेंट द एक्नी, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है, कुछ क्रीम को ये महिला जो है लगा रही है, ठीक है। चलिए, अब एक्नी को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। जो सबसे हल्का होगा उसको माइल्ड कहेंगे, जो उससे ज्यादा होगा उसको मॉडरेट कहेंगे, जो उससे ज्यादा होगा उसको सीवियर कहेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहला हम लोग माइल्ड एक्नी की बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे एस्टेरॉइड्स हैं या नन एस्टेरॉइडल क्रीम है, कुछ एस्टेरॉइडल क्रीम और कुछ नन एस्टेरॉइडल क्रीम, है ना, या जेल्स, जो ट्रीटमेंट करने में मदद करते हैं एक्नी को, और वह काफी इफेक्टिव भी होते हैं। तो कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जिसके अंदर स्टेरॉइड्स डाला हुआ और किसमें स्टेरॉइड नहीं डाला गया है, वो जेल फार्मास्यूटिकल कंपनीज बनाती है, जिसको लगाने से ट्रीटमेंट हो जाता है, यानी कि माइल्ड एक्नी को तुरंत कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। माइल्ड एक्नी को ट्रीट करने के लिए, है ना, ओवर द काउंटर मेडिकेशन सच एज जेल्स का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, ठीक है। जेल्स के अलावा आप साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ मेडिकेटेड सोप या किसी तरह का भी सोप। देखिए क्या सर कर दीजिए। क्रीम, यहाँ पे जो सोप है उसका इस्तेमाल किया जाता है, पैड्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ लोशंस का इस्तेमाल किया जाता है जो स्किन पे अप्लाई किया जाता है। तो जो सोप होता है, कुछ मेडिकेटेड सोप भी यूज किया जा सकता है या जनरल सोप भी इस्तेमाल किया जाता है जिससे ऑयल को हटाया जा सके। क्रीम्स होते हैं कुछ, और कुछ लोशंस है जिसको स्किन पे अप्लाई किया जाता है। क्रीम या लोशन जो है ना, वो बेस्ट है सेंसिटिव स्किन के लिए, जैसे कि अल्कोहल बेस्ड जेल जो है चमड़े को ड्राई करता है, फॉर बेटर फॉर ऑयली स्किन। किसी का स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो वहां पर अल्कोहल बेस्ड जेल डाला जाएगा, ठीक है। और उसको बार बार चेहरे को धोने की भी सलाह दी जाती है, ज्यादा ऑयली होने की वजह से भी एक्नी का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। Over the time counter acne reminds may contain following active ingredient। तो यहाँ पर जो रेमेडीज है, इसका जो रेमेडी है उसके अंदर क्या क्या डाला रहता है, उसका क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है और वो कैसे काम करता है, ठीक है। सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है उसमें लिखा हुआ है रेसोरेकिनॉल क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है ब्लैक हेड्स को और व्हाइट हेड को, ब्लैक हेड और व्हाइट हेड को ये हटाने में मदद करता है, ठीक है। तो जिस क्रीम में रेसोरेकिनॉल डाला हुआ है, आप समझ जाइए कि वो काम करेगा, वो एक्टिवेट कर देगा ब्लैक हेड या व्हाइट हेड को हटाने में वो मदद करेगा। दूसरी चीज है बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड जो है, वहां पर के जो पी एक्नी बैक्टीरिया है ना, एक्नी बैक्टीरिया, उसको वो किल करता है। तो बैक्टीरिया को किल करेगा, एक्सेलरेट करेगा, रिप्लेसमेंट करेगा स्किन को, और सीबम के प्रोडक्शन को भी कम कर देगा। और इस तरह
यहां पर इस बीमारी से कंट्रोल हासिल किया जा सकता है। इसके बाद है सैलिसिलिक एसिड। ये क्या करता है कि ये भी ब्लैक हेड्स को ब्रेक डाउन करता है और व्हाइट हेड को भी, और इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग पे कंट्रोल करता है ना। तो ये क्या करेगा, ये भी ब्रेक डाउन करने में और ये भी ब्रेक डाउन करने में काम करता है। ठीक है। सल्फर, सल्फर जो है ये कैसे काम करता है, इसका एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है ये अननोन है, लेकिन ये फायदा कराता है, लेकिन इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन इसको डाला जाता है इसके दवा में। ठीक है। रेटिन, रेटिन अनब्लॉक करता है, पोर्स को खोल देता है। ठीक है, पोर्स को खोलने में मदद करता है। और एजेलिक एसिड, एजेलिक एसिड जो है स्ट्रेंथ देता है सेल्स पर, है ना। डेट लाइन्स फॉलिकल, जो फॉलिकल के चारों तरफ लाइनिंग बनाते हैं वो सारे सेल्स को ताकत देता है। और सीबम के इरप्शन को वो स्टॉप करता है कि ज्यादा सीबम सिक्रीट नहीं हो, और बैक्टीरियल ग्रोथ को भी रिड्यूस करता है। दिस इज क्रीम फॉर एक्नी, ये जो क्रीम है इसको एक्नी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये सारी चीज अगर आपके क्रीम में अवेलेबल है तो आपकी स्किन, आपकी क्रीम बहुत अच्छी है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग ट्रीटिंग मॉडरेट एंड सीवियर एक्नी। मॉडरेट और सीवियर एक्नी का क्या ट्रीटमेंट है? तो मॉडरेट और सीवियर एक्नी के लिए एक स्किन स्पेशलिस्ट या एक डर्मेटोलॉजिस्ट जो ट्रीट करता है सीवियर केसेस को, वो लोग कुछ जेल या क्रीम का इस्तेमाल करता है ना। ओवर द काउंटर medications but stronger or an oral or टॉपिकल एंटीबायोटिक, ये ओरल या कोई टॉपिकल एंटीबायोटिक के लिए का भी को भी प्रिस्क्राइब करता है। ये एंटीबायोटिक क्या होगा, बैक्टीरिया को मारेगा। ठीक है। कॉर्टिको स्टेरॉइड इंजेक्शन, कॉर्टिको स्टेरॉइड का जो इंजेक्शन होता है, ये अगर एक एक्नी सिस्ट है और वो बहुत ज्यादा इन्फ्लेम्ड हो गया, उसमें बहुत ज्यादा सूजन हो गया है, तो वो फट सकता है। ठीक है। और इसकी वजह से स्कार डेवलप करेगा और वो बाद में भी वो खराब दिखाई देगा। तो एक स्पेशलिस्ट क्या करता है कि इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करता है। ट्रीट एन इन्फ्लेम्ड सिस्ट, वो इन्फ्लेम्ड सिस्ट को ट्रीट करता है, इंजेक्ट करता है वहां पर डाइल्यूटेड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। डाइल्यूटेड कॉर्टिकोस्टेरॉइड का जब इंजेक्शन पड़ेगा तो जो सिस्ट में इन्फ्लामेशन हुआ है उसके इन्फ्लामेशन पे कंट्रोल होगा, और इन्फ्लामेशन पे कंट्रोल होगा तो वो फटेगा नहीं, वो रप्चर नहीं करेगा और उसकी वजह से स्कार नहीं बनेगा। इस तरह स्कारिंग को भी प्रिवेंट किया जाता है, इन्फ्लामेशन को भी घटाया जाता है और हीलिंग का प्रोसेस और ज्यादा तेज हो जाता है। ये जो सिस्ट है ब्रेक डाउन करता है कुछ विद इन अ फ्यू डे, कुछ दिन में ही ये फट जाएगा अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। अब आते हैं ओरल एंटीबायोटिक्स में। ओरल एंटीबायोटिक्स जो प्रिस्क्राइब किया जाता है उसका एक डोज है, ये लगभग अप टू 6 months फॉर पेशेंट विथ मॉडरेट टू सीवियर एक्नी, जो मॉडरेट और सीवियर एक्नी से सफर कर रहे हैं उनको ओरल एंटीबायोटिक जो दिया जाता है, ओरल एंटीबायोटिक उसका डोज 6 महीना तक देना है, तभी हो सकता है। 1 महीना 2 महीना दवा खाने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है। तो यहां पर ये जो एंटीबायोटिक है इससे क्या होगा कि हम लोग पॉपुलेशन पे कंट्रोल करेंगे। पी एक्नी के डोज हाई से स्टार्ट किया जाता और उसके बाद
धीरे धीरे घटाया जाता है। जैसे जैसे एक्नी क्लियर होता चला जाता, वो विजिबल होगा, उसके लिए कोई जांच करने की जरूरत नहीं, चमड़े को, स्किन को देख के पता चलेगा। पी एक्नी जो है वो रेजिस्टेंट होता है एंटीबायोटिक से, है ना। तो बहुत सारे एंटीबायोटिक से क्या होता है, पी एक्नी जो है वो रेजिस्ट करता है, तो दूसरी एंटीबायोटिक चलाया जाएगा, अगर जरूरत पड़ता है तो दूसरा एंटीबायोटिक चलाना चाहिए। एक्नी जो है more likely to become resistant to topical rather than oral antibiotic। तो एक्नी ओरल एंटीबायोटिक से जल्दी रेजिस्ट नहीं करता है, लेकिन जो टॉपिकल, जो क्रीम के फॉर्म में जो लगाया जाता है ऑइंटमेंट, उससे वो क्या करता है, रेजिस्ट कर जाता है। ठीक है, अगर ओरल से भी रेजिस्ट कर रहा है तो उसमें हम लोग ग्रुप ऑफ मेडिकेशन को चेंज करेंगे। एंटीबायोटिक कैन कॉम्बैट द ग्रोथ एंड रिड्यूस इन्फ्लामेशन। एंटीबायोटिक क्या करता है, बैक्टीरिया के ग्रोथ को घटाता है और इन्फ्लामेशन को भी कम करता है। आइए यहां पर जो एंटीबायोटिक है, जो अच्छी एंटीबायोटिक है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है एक्नी को सही करने के लिए, उसमें एक नंबर है इरिथ्रोमाइसिन और दूसरा है टेट्रासाइक्लिन। ये कॉमनली प्रिस्क्राइब किया जाता है एक्नी के लिए ही। ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये पता है कि हार्मोनल चेंजेस के वजह से एक्नी होती है, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की वजह से कंट्रोल हो सकता है एक्नी का। वुमेन में ये सप्रेस करेगा ओवर एक्टिव ग्लैंड को, ओवर एक्टिव ग्लैंड को ये क्या करेगा, सप्रेस करेगा। दे आर कॉमनली यूज्ड एज लॉन्ग टर्म एक्नी ट्रीटमेंट। इसको लंबे समय तक चलाया जा सकता है। ठीक है, ये उस तरह के महिलाओं के लिए यूजफुल है जिनको ब्लड क्लॉटिंग का डिसऑर्डर नहीं है, उनको स्मोकिंग का हैबिट नहीं है, उनको माइग्रेन का हिस्ट्री नहीं है और उनकी उम्र जो है कम से कम 35 साल की, आर ओवर 35 ईयर ओल्ड। तो 35 साल उम्र को वो क्रॉस कर गई या 35 साल में है तो इन लोगों को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और इस तरह की चीज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव देने से पहले सबसे पहले गायनोकोलॉजिस्ट की राय लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए अब अटेंडेंस ले लेते हैं। टॉपिकल एंटी माइक्रोबियल्स जो बच गया है वो मैं कल खत्म कर दूंगा। ठीक है, टॉपिकल से। ठीक है, चलिए तो स्टॉप शेयर और ओके, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक, वेलकम। सब लोग हैं ना, ठीक है।